जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका। कोशिका को हम लोग इंग्लिश में सेल कहते हैं और इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? साइटो। ओके, सेल इंग्लिश में बोलते हैं कोशिका को, लेकिन साइंटिफिक नाम इसका क्या होता है? साइटो। इसलिए कोशिका का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ओके, कोशिका का अध्ययन क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। ओके, अब देखिए, ये जो कोशिका है इसकी जो डिस्कवरी किए थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस एक लकड़ी के कार्क में इस कोशिका की खोज की थी। लेकिन उन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो डेड सेल मीन्स मृत कोशिका की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट सेल ने। ओके, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डेड सेल मीन्स मृत कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक। ओके, और किस सन में किया था? 1600 ओके, 1600 ईस्वी में आपका ये इन्होंने डिस्कवरी किया था आपका डेड सेल का। और उसके बाद आए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया? जीवित कोशिका, लाइव सेल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, जीवित कोशिका की खोज, लाइव सेल की डिस्कवरी किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने किया था जीवित कोशिका की खोज। ओके, और उसके बाद दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था स्लाइडेन एवं स्वान। क्या नाम था? स्लाइडेन एवं स्वान। इन्होंने क्या किया? ये जो कोशिका है इसका थ्योरी दिया, मीन्स सेल थ्योरी किसने दिया? ये स्लाइडेन एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऐसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान नामक साइंटिस्ट ने किया था। ओके, सेल थ्योरी किसने दिया था? सेल थ्योरी आपका स्लाइडेन एवं स्वान नाम के दो साइंटिस्ट लोगों ने दिया था। अब देखिए, जो कोशिका होती है, कोशिका जो आपकी होती है पूरे वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं, उन एनिमल्स के अंदर सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका किसके अंदर पाई जाती है? तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। ओके, सबसे छोटी कोशिका किसके अंदर पाया जाता है? माइकोप्लाज्मा के अंदर। ओके, और सबसे बड़ी कोशिका किसके अंदर पाया जाता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ओके, जो शुतुरमुर्ग होते हैं उनके अंडे को सबसे बड़ा सेल माना जाता है। ओके, तो एक बार फिर से देखते हैं। कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं, साइंटिफिक नाम इसका साइटो होता है और इसलिए इसका अध्ययन साइटोलॉजी बोला जाता है। इसकी जो खोज, इसके जो जनक थे, जो इसके फादर थे, कौन थे? रॉबर्ट हुक। इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। किस सन में? 1600 ईस्वी में। ओके, 1600 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? खोज किया था आपका मृत कोशिका का। अब आते हैं जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने जीवित कोशिका की खोज की थी। और उसके बाद आता है सिद्धांत, सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसका कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान साहब ने दिया था। अब आता है सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ओके, अब आते हैं हम लोग, जो इसे ह्यूमन बीइंग जो हम लोग हैं, हमारे में ह्यूमन बीइंग में सबसे जो छोटा कोशिका होता है, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? मेल का जो स्पर्म होता है। ओके, जो मेल का स्पर्म होता है वो स्पर्म सबसे छोटी कोशिका के नाम से जाना जाता है। ओके, जो मेल होता है उसका जो स्पर्म होता है उस स्पर्म को सबसे छोटी कोशिका माना जाता है। और जो फीमेल होती हैं, फीमेल के अंदर जो ओवम होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडाणु। तो फीमेल का जो ओवम होता है मीन्स जो अंडाणु होता है वो सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है। ओके, अब देखिए सबसे लंबी कोशिका, देखिए सबसे बड़ी
और सबसे लंबी, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे बड़ी का मतलब होता है काफ़ी एरिया में फैला हुआ। जैसे आपका लाल किला है वो क्या है, काफ़ी एरिया में फैला है, लेकिन जो कुतुब मीनार है वो क्या है, काफ़ी ऊंचाई में है, मतलब काफ़ी वो लंबी है। तो उसी तरह से ये जो मानव में सबसे लंबी कोशिका होती है ये न्यूरॉन कोशिका होती है, न्यूरॉन सेल, इसको नर्व सेल भी बोलते हैं। तो ये जो नर्व सेल होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, हमारे ब्रेन के अंदर। हमारे ब्रेन के अंदर ये न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और ये न्यूरॉन्स आपके इतने मतलब एक दूसरे से एकदम पूरे घुले मिले होते हैं, चिपके होते हैं एक दूसरे से, और ये काफ़ी लंबी कोशिका होती है। और ये न्यूरॉन्स, इनके अंदर विभाजन नहीं होता है, मीन्स अगर एक बार ये इसमें डैमेज हो गए तो आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि इसका डिवीज़न नहीं होता है। और दूसरी बात, इसका जो डॉक्टर्स लोग हैं इलाज भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब हम लोग बाइक वगैरह चलाते हैं तो पुलिस यातायात के नियम के अनुसार लोग बोलते हैं कि हम लोगों को हेलमेट पहन के राइड करना चाहिए, गाड़ी चलाना चाहिए। वो सेफ्टी के लिए है, क्योंकि अगर बाई चांस हमारी एक्सीडेंट हो जाती है तो हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर आपका डिस्ट्रॉय होता है, टूट फूट जाता है, तो उसकी मेंटेनेंस हो सकती है, उसकी इलाज की जा सकती है। बट ब्रेन में अगर चोट लग गया, ठीक है, ब्रेन में अगर चोट लग गया, सपोज दैट अगर न्यूरॉन्स वहाँ के डैमेज हो गए तो आपकी सडनली मृत्यु हो सकती है या आफ्टर सम टाइम मृत्यु हो जाएगी। उसका इलाज करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि न्यूरॉन्स में आपका विभाजन नहीं होता है और न्यूरॉन्स को जोड़ा नहीं जा सकता जल्दी। अब न्यूरॉन क्या होता है, विभाजन रहित होता है। मैंने अभी बता भी दिया कि न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, विभाजन नहीं होता है। ओके, तो इसलिए इसके अंदर डिवीजन ना होने की वजह से इस न्यूरॉन का रिपेयरिंग करना काफ़ी दिक्कत होती है, मतलब वो आपका रिपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर विभाजन होता ही नहीं है। ओके, जैसे हमारा लीवर है, लीवर हमारा एक ऐसा हमारे बॉडी का ऑर्गन है जो कि उसके अंदर डिवीज़न बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है या फिर बहुत फास्ट होता है। अगर आपका लीवर आधा काट कर किसी को डोनेट कर दिया जाए, किसी को और किसी को मतलब दे दिया जाए ना, तो भी आपको लीवर धीरे धीरे क्या करेगा, आपको जैसा वो था पूरा फिर से बन जाएगा, अपने आप को वो रिकवर कर लेता है। लेकिन न्यूरॉन के साथ ऐसा नहीं होता है, न्यूरॉन आपका विभाजन रहित होता है, इसलिए न्यूरॉन को हम लोग रिपेयर नहीं कर सकते। और सबसे तेज विभाजन बता ही दिया हमने कहाँ पर होता है, लीवर के अंदर होता है। अभी आप लोगों ने एक न्यूज़ भी सुना होगा, क्योंकि उसमें एक लड़की ने अपने पिता को क्या कह दिया था, अपना लीवर का आधा हिस्सा ही काट करके दान कर दिया था उनका, क्योंकि लीवर ख़राब हो चुका था। तो अपना लीवर अपने पिताजी को दे करके आधा उन्होंने क्या किया, अपने पिताजी की जान बचाई थी। अब आता है, देखिए कोशिका, किसी भी बॉडी का, किसी भी चीज़ का आपका सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। कोशिका के मिलने से ऊतक बनता है। जैसे कोशिकाओं का ग्रुप अगर मिल जाए एक साथ तो उससे क्या बोलता है, ऊतक बनता है। और ऊतकों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, अंग बनता है, ऑर्गन, हमारी बॉडी का ऑर्गन बनता है। एंड यही डिफरेंट ऑर्गन्स मिल करके क्या करते हैं, जैसे ऑर्गन में क्या हो गया, हमारी आँखें हो गई, हमारा कान हो गया, हमारा नाक, हमारा मुंह, हमारा हाथ, हमारा पैर, ये सब क्या है, डिफरेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के। और ये ऑर्गन जब एक साथ कंबाइन कर दिए जाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बन जाता है, हमारी पूरी बॉडी का ढांचा बन जाता है। ओके, आइए दोस्तों एक बार मैं आपको अच्छे से और रिवाइज करा देता हूँ। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, फीमेल में जो पाया जाता है ओवम। और मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, और जो न्यूरॉन होता है वो क्या होता है, वो विभाजन रहित होता है। और सबसे तेज विभाजन किसमें होता है, लीवर के अंदर होता है। कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनता है और ऊतकों के मिलने से अंग बनता है, और बहुत सारे अंग के मिलने से हमारा पूरा शरीर बनता है। ओके, तो अब हम लोग पढ़ने जाते हैं कोशिका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसका कि नाम है कोशिका झिल्ली। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके, कोशिका झिल्ली, देखिए ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, मतलब प्लांट एंड एनिमल दोनों में ये पाया जाता है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ओके, सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोशिका के जितने भी इम्पोर्टेंट सभी पार्ट हैं, जितने भी सभी इम्पोर्टेंट ऑर्गन हैं, वो उसके अंदर
सस्पेंडेड रहते हैं या फिर उसके अंदर समाहित रहते हैं। ओके, सपोज दैट अगर मैं कोशिका झिल्ली बनाकर दिखाऊं आप लोगों को, तो कोशिका झिल्ली आपका कुछ इस टाइप का होता है। ओके, ये रहा आपका कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ये किसके अंदर पाया जाता है? पादप में और जंतु दोनों में पाया जाता है। प्रोटीन का बना होता है और कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका के जितने भी इंपॉर्टेंट अंग होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट आपके ऑर्गन है वो आपके इसके अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, इसके अंदर भरे पड़े रहते हैं। ओके, अब आता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जिसको कि हम लोग सेल वॉल भी बोलते हैं इंग्लिश में। और ये जो कोशिका भित्ति है ये क्या करता है? कोशिका को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी आघातों से। ओके, अब ये सेल वॉल होता कैसे है? इस तरह से आपको चारों तरफ से इसको घेरा रहता है सेल मेम्ब्रेन को। ओके, ये आपका हो गया कोशिका भित्ति। ओके, अब देखिए ये जो कोशिका भित्ति है ये केवल आपका प्लांट में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये किस में पाया जाता है? केवल प्लांट में, पादप में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। ओके, मीन्स कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में पाया जाता है केवल, और कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। और देखिए जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन का बना होता है। ओके, कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है, बट जो कोशिका भित्ति होती है वो आपका सेल्यूलोज से बना होता है। ओके, अब देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि कागज़ जो बनता है या फिर पेड़ पौधे से जो भी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे ये कपड़ा हो गया, जो रेशे वगैरह बनते हैं, रेशम वगैरह, वो सब भी किससे बनता है? आपके प्लांट से ही, पेड़ों से ही बनता है। तो मतलब उसके अंदर क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। ओके, जितने भी चीज़ें प्लांट से बनती हैं उसमें क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। ओके, अब ये जो कोशिका भित्ति है ये क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, और क्या करता है? इसके शेप को भी मेंटेन किया रहता है, क्योंकि ये जो सेल वॉल है ये एक आपका दीवार की तरह है, उसको चारों तरफ से क्या किया रहता है? जकड़ा रहता है। मतलब उसके आकार को डिसबैलेंस नहीं होने देता है। जैसे कभी इधर उधर से कभी मान लीजिए कोई चोट पहुँच गया या फिर कोई इसको आपका टक्कर लग गया तो वो आपको इसका जो आकार है ना वो डिसबैलेंस नहीं होने देता है, उसको मेंटेन करके रखता है। कौन? ये कोशिका भित्ति। ओके, तो कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, प्रोटीन का बना होता है। कोशिका के जितने भी इंपॉर्टेंट अंग होते हैं इसी झिल्ली के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, बिखरे पड़े रहते हैं। कोशिका भित्ति ये केवल पादपों में पाया जाता है, सेलुलोज का बना होता है। सेफ्टी एंड शेप, सुरक्षा और आकार इस सेल मेम्ब्रेन को प्रदान करता है। ओके, आइए दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी किए थे, जिन्होंने खोज किया था, उनका नाम क्या है? अल्टमैन। अल्टमैन ने ही माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सूत्रकणिका जिसको बोलते हैं उसकी डिस्कवरी किए थे, उसकी खोज किए थे। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है? जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने के थ्रू जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आता है तो वो श्वसन क्रिया के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाता है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है। ओके, जो क्रेब्स चक्र चलता है उसी क्रेब्स चक्र के वजह से हमारी बॉडी के अंदर 38 ATP बनता है, जो कि क्या है? एक एनर्जी का ही फॉर्म है। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ओके, हम लोगों ने जो सांस लिया, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर गया। अब वो जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, वहाँ पे क्रेब्स चक्र को क्या करेगा? पूरा करवाएगा। जब क्रेब्स चक्र पूरा हो जाएगा तो क्रेब्स चक्र के दौरान ही क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि किस फॉर्म में निकलती है? 38 ATP, 38 ATP मिलकर के क्या बनाते हैं? आपका ग्लूकोज बनाते हैं। और उसी ग्लूकोज से हमारे बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है। ओके, श्वसन क्रिया के थ्रू क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र के थ्रू हमारे बॉडी में 38 ATP बनता है, जो कि क्या है? एक ऊर्जा का ही सोर्स है। और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। और ग्लूकोज से हमारे बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। अब आते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सपोज दैट आपका यहाँ पर है कहीं,
एम से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ये सभी जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो ये सब मैं लिखा है ना अभी, राजधानी, गाल्जी बॉडी, ये सब जो भी मैं लिखूंगा ना, ये सब क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही आपके सस्पेंडेड रहते हैं, इसी में आपके भरे पड़े रहते हैं। ये जो मैंने बनाया है ये क्या था, सेल मेम्ब्रेन था, और उसके पीछे ये जो ऐसे आपका राउंडिंग किया है जो, ये क्या है, सेल वॉल है, जो कि क्या करता है, सेल को सेफ्टी प्रोवाइड करता है और उसके शेप को भी क्या करता है, बनाए रखता है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का इसका फंक्शन मैंने बता दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है। इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ आवर सेल बॉडी। हमारी बॉडी का क्या है, वो पावर हाउस है। ओके, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि हमारी बॉडी का पावर हाउस कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, अब आता है क्रिस्टी क्या होता है। जो ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल वॉल हमने जो बनाया है, सॉरी जो सेल मेम्ब्रेन हमने बनाया है यहाँ पर, ये इसकी जो इंटरनल आपकी दीवारें हैं, अंदरूनी जो दीवारें हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदरूनी जो दीवार होती है इसको बोलते हैं क्रिस्टी। इसकी जो अंदर की दीवारें हैं, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो अंदर की जो दीवारें हैं इसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टी। ओके, अब आता है हमारा गोल्जी बॉडी, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में गोल्जी काय भी बोलते हैं। ओके, ये जो गोल्जी बॉडी है इसकी जो डिस्कवरी किए थे, ये कौन किए थे, कैमिलो गोल्जी। ओके, इन्होंने अपने नाम के साथ ही क्या किया, इसको अपना नाम दे दिया। गोल्जी बॉडी को कैमिलो गोल्जी ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो ये जो गोल्जी वर्ड है ये इन्होंने अपने उस चीज़ को दे दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, गोल्जी बॉडी, या फिर गोल्जी काय बोलते हैं इसको। ओके, अब देखिए ये जो गोल्जी बॉडी है या फिर जो गोल्जी काय है, ये करता क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर परिवहन का काम करता है। परिवहन किस चीज़ का, एनर्जी का। जो एनर्जी हम लोग डेली रूटीन में अपने यूज करते हैं, पढ़ने में, सोने में, दौड़ने में, जो भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं, उन एक्टिविटी को करने के लिए हमारे हर एक बॉडी के ऑर्गन को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। सपोज दैट कोई धावक है, वो दौड़ रहा है, तो उसको दौड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पर चाहिए, पैरों में चाहिए, है कि नहीं, पैरों में और हाथों में थोड़ा चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पर चाहिए, पैर में। तो पैर में एनर्जी पूरी बॉडी से, ब्रेन से, इन सभी से, अपर बॉडी जो हमारा है, अपर बॉडी से पूरा एनर्जी स्टोर करके ये गोल्जी बॉडी क्या करेगा, हमारे पैरों को देगा, या फिर वो जो धावक है उसको पैरों को देगा, जिससे कि जहाँ पर उसको एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा ज़रूरत है, वो वहाँ पर उस एनर्जी को यूज कर सके। ओके, अब सपोज दैट मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत कहाँ पर है, हमारे माउथ को है, मुँह को है। तो हमारा ये जो गोल्जी बॉडी है इस समय क्या कर रहा होगा, पूरी बॉडी से एनर्जी स्टोर करके लोअर बॉडी से कहाँ पे ला रहा होगा, हमारी माउथ के पास छोड़ दे रहा होगा, जिससे कि हमारी माउथ को बराबर एनर्जी बनी रहे और मैं बोलते बोलते थकूँ ना, या फिर मुझे अच्छे से बोलने में मजबूती मिले, मुझे मेरा जो एनर्जी लेवल है वो बना रहे। तो अगर ये गोल्जी बॉडी नहीं रहेगा तो क्या होगा, अगर गोल्जी बॉडी नहीं रहेगा तो हमारा जो एक्टिविटी या फंक्शन है हमारी बॉडी का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा पूरी तरह से। सपोज दैट आप बोले जा रहे हैं और यहाँ का एनर्जी जो लेवल है हमारे माउथ का वो ख़त्म हो गया, माउथ का एनर्जी लेवल अगर ख़त्म हो गया तो सब यहाँ से जो हमारी बॉडी के नीचे एनर्जी बची है वो एनर्जी यहाँ पर आएगा कौन लेकर, नहीं आ पाएगा। तो हम ऐसे बोलते बोलते क्या जाएंगे, गिर जाएंगे, क्योंकि एनर्जी तो है ही नहीं। ओके, तो ये जो गोल्जी बॉडी वो क्या करता है, जिस बॉडी का ऑर्गन या फिर जो हमारा पार्ट बॉडी का ज़्यादा फंक्शन करता है, ज़्यादा एक्टिविटी करता है, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये गोल्जी बॉडी करता क्या है, उस पार्ट पर, उस जगह पर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके ले जाके वहाँ पर प्रोवाइड कराता है, देता है। ओके, तो गोल्जी बॉडी का फंक्शन समझ में आ गया, ये क्या करता है, एनर्जी का परिवहन करता है थ्रू आउट ऑल ओवर अपन बॉडी। ठीक है, अब क्या है, रसधानी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स। रसधानी इसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स इंग्लिश बोलते हैं। अब ये क्या करता है, जल संग्रह करता है, वाटर कलेक्शन करता है, वाटर को स्टोर करता है। जल संग्रह का मतलब क्या है, सपोज दैट
हमारी बॉडी को प्यास लगी, हमने पानी पिया, तो क्या पानी हमने एक बार पी लिया और वो हमारे पानी पूरी बॉडी में चली गई तो क्या हमको पानी पीना ही नहीं पड़ेगा? नहीं, हमारी बॉडी में ये जो वैक्यूल्स है जो कि क्या करता है, जल हम लोग जो पीते हैं ना उसको स्टोर करके रख लेता है। जब जिस पार्ट को जहाँ जितना ज़रूरत होता है वाटर का, ये जो वैक्यूल्स है ये क्या करता है, इसको प्रोवाइड करता रहता है। तो ये आपका क्या हो गया, गॉल्गी बॉडी ऑफ, ये क्या हो गया आपका वैक्यूल्स। ओके, तो वैक्यूल्स क्या करता है, वाटर स्टोर करता है और पूरी बॉडी को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रोसोम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तारक काय। ये सेंट्रोसोम जिसको कि हिंदी में तारक काय बोलते हैं, इसकी जो डिस्कवरी किए थे, खोज किसने किया था, बोबरी नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। ओके, तारक काय किसने खोज किया था इसको, बोबरी ने। ओके, अब देखिए ये तारक काय करता क्या है, कोशिका का विभाजन करने में मदद करता है। कोशिका का विभाजन कैसे, सपोज दैट अगर आपको कहीं पर चोट लग गई, ओके, तो वो जो चोट लगी है, तो चोट लगने से वहाँ पर लाखों करोड़ों आपके जो सेल वगैरह थे वहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो वो जो सेल आपका डिस्ट्रॉय हो गया, वो सेल के आसपास के जो सेल अभी जो कि जिंदा हैं, वो सेल क्या करेंगे, अपना डिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, विभाजन करना स्टार्ट करेंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। तो ये जो सेल डिवीजन होता है, जिसको कि हम लोग रीजनरेशन बोल सकते हैं, ये रीजनरेशन की प्रोसेस किसकी वजह से होता है, यही तारक काय सेंट्रोसोम की वजह से ही संभव हो पाता है। अगर ये सेंट्रोसोम नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी का जिस ऑर्गन को चोट लगेगी और वहाँ पर जो भी सेल वगैरह डेड हो जाएंगे, वो दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, रीजनरेट नहीं हो सकते, क्योंकि वो जो कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की, रीफॉर्मेशन की, वो कैपेसिटी, वो आपका जो ताकत होता है, ये सेंट्रोसोम ही प्रोवाइड कराता है। अगर ये सेंट्रोसोम नहीं अवेलेबल रहेगा तो आपकी बॉडी का जो पार्ट खराब हो जाएगा वो कभी ज़िंदगी में सही नहीं हो सकता। ओके, इसलिए जो ब्रेन होता है, ब्रेन में जो न्यूरॉन पाया जाता है, वो न्यूरॉन आपका क्या होता है, जब कभी चोट लग जाती है तो वो न्यूरॉन टूट जाता है और उसका जो डिवीज़न होता ही नहीं है। न्यूरॉन में डिवीज़न कभी नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपका सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। ब्रेन में जो न्यूरॉन होते हैं उसमें सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता है। इस वजह से आपका जो ब्रेन होता है उसके अंदर आपका न्यूरॉन का डिवीज़न नहीं हो पाता है। लोग कहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर हो गया। ब्रेन ट्यूमर होता क्यों है, क्यों बताइए, जबकि उसमें तो आपका सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता है। जब सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाएगा तो उसमें कोशिका विभाजन होगा ही नहीं। जब कोशिका विभाजन होगा नहीं तो आपका उसमें ब्रेन ट्यूमर होने का कोई चांस ही नहीं है, या फिर जो ब्रेन कैंसर होता है। तो ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर में होता क्या है, जो सेल डिवीज़न होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, और उसी को क्या बोलते हैं, ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर, जो ब्रेन के अंदर होता है। तो होता क्या है ना, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं या फिर जो ब्रेन का जो न्यूरॉन वाला पार्ट है उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। ओके, सेंट्रोसोम उसमें नहीं होता है, लेकिन देखिए जो हमारा ब्रेन बना है ना, उसमें 90% हमारे न्यूरॉन होते हैं और 10% जो ब्रेन हमारा होता है वो किससे बना होता है, गिलियल सेल का बना होता है। ओके, तो जो गिलियल सेल होता है ना, उस गिलियल सेल के अंदर आपका क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम मीन्स तारक काय पाया जाता है। और जिसमें तारक काय पाया जाएगा उसमें आपका सेल डिवीज़न की जो प्रॉपर्टी होती है वो आपका ज़रूर होगा। तो वो जो गिलियल सेल है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होने की वजह से, मतलब सेंट्रोसोम होने की वजह से उसके अंदर क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है, और सेल डिवीज़न होने की वजह से उसमें क्या होता है, ब्रेन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो ब्रेन में आपका 90% आपका ब्रेन न्यूरॉन वाला पार्ट होता है और 10% क्या होता है, गिलियल सेल होता है। ओके, जो कि आपका ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर होने के लिए उत्तरदायी होता है। अब आता है लीवर और ब्रेन। मैंने आपको बता ही दिया है कि जो लीवर होता है इसमें सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, जिससे कि हमारा जो लीवर जब भी डिस्टर्ब होता है, जब भी वो डिस्ट्रॉय होता है किसी भी पार्ट पे, तो वो क्या करता है, रीजनरेशन कर लेता है, रीफॉर्मेशन कर लेता है अपने आप को, वो खुद अपने आप को रिपेयर कर लेता है। जो सेंट्रोसोम है लीवर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, ये आप दिमाग में रख लीजिए। लेकिन यही जो सेंट्रोसोम है वो ब्रेन में ना के बराबर पाया जाता है, ना के बराबर मान लीजिए है ही नहीं उसमें। इसीलिए जब भी ब्रेन में चोट लग जाती है तो इंसान के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं होता है, और सेंट्रोसोम ना होने की वजह से उनके अंदर
सेल डिवीजन जो प्रोसेस होता है वो नहीं हो पाता है और उनकी डेथ हो जाती है। ओके, अब आते हैं हम लोग अंतःप्रद्रव्य जालिका। ओके, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसको ER बोलते हैं, E फॉर एंडोप्लाज्मिक, R फॉर रेटिकुलम। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका। ओके, देखिए ये अंतःप्रद्रव्य जालिका करता क्या है? जो हमारा सेल है उसकी आंतरिक कंकाल के काम की तरह काम करता है। कंकाल का मतलब जैसे मान लीजिए कोई घर बना है, घर किसके ऊपर टिका रहता है? आज के ज़माने में सभी घर पिलर के ऊपर बनती है ना, तो घर का जो पूरा लोड है उस पिलर के ऊपर रहता है। तो उसी तरह से ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है ये एक आंतरिक कंकाल प्रदान करता है जिससे कि ये जो हमारा सेल है ये आपस में चिपके ना। ओके, तो सेंट्रोसोम हम लोगों ने पढ़ लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये करता क्या है? सेल को चिपकने से बचाता है, उसको इंटरनल सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ओके, क्या करता है? आंतरिक सहायता प्रदान करता है। और ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है काफ़ी स्मूथ और एक पार्ट होता है काफ़ी खुरदरा, रफ टाइप का होता है। तो ये जो स्मूथ वाला पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, स्मूथ वाला पार्ट क्या निर्माण करता है? वसा, फैट का फॉर्मेशन करता है। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ये स्मूथ वाला पार्ट है ये आपका क्या प्रोवाइड करता है, क्या फॉर्मेशन करता है? फैट। क्योंकि आप जानते हैं कि जो फैट होता है वो काफ़ी क्या होता है? सॉफ्ट होता है। ओके, तो ये जो स्मूथ वाला पार्ट है ये आपका फैट का फॉर्मेशन करता है। एंड ये जो रफ वाला पार्ट है इधर, ये जो रफ वाला पार्ट है ये आपका क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटीन का निर्माण कराता है। रफ वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है वो क्या बनाता है? प्रोटीन। ओके, देखिए ये जो आपका रफ वाला पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ना, इसमें क्या पाया जाता है? आपका राइबोसोम। इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ये जो रफ वाला पार्ट है इसमें आपका राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम ही क्या करता है? आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। इसलिए हम लोग राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि हमारी बॉडी के किस ऑर्गन को राइबोसोम क्या है? आपका प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है। ओके, राइबोसोम जो है क्या करता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, इसलिए हम लोग राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं राइबोसोम के बारे में। ओके, देखिए राइबोसोम इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ओके, अब देखिए ये जो राइबोसोम है ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इतना तो पता है। लेकिन ये जो राइबोसोम है इसके अंदर जो आपका पाया जाता है सेडिमेंट्री कोफिशिएंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सेडिमेंट्री कोफिशिएंट से पता चलता है कि जो आपका राइबोसोम है कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो देखिए जब हम लोग इस सेडिमेंट्री कोफिशिएंट राइबोसोम को लेते हैं और उसको पानी में डालते हैं तो जो सबसे पहले पानी के अंदर बैठ जाता है वो क्या होता है? आपका बड़ा होता है, और जो आपका बाद में पानी के अंदर बैठता है वो क्या होता है? आपका छोटा होता है। तो जो आपका छोटा वाला होता है जो कि क्या होता है? 70S। एस क्या है? सेडिमेंट्री कोफिशिएंट को शो करता है ये S। और ये क्या दिखा रहा है? ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपका पाया जाता है। ओके, और ये जो 80S दिखा रहा है ये क्या है? बड़ा है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। ओके, तो राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है और इसके अंदर जो 70S पाया जाता है ये छोटा होता है, और जो 80S का पाया जाता है ये बड़ा होता है। छोटा वाला प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता है और बड़ा वाला यूकैरियोटिक सेल बोला जाता है। ओके, अब आते हैं केंद्रक के पास। ओके, केंद्रक आपका क्या होता है? आर फॉर राइबोसोम हो गया, इतना हम लोगों ने स्टडी कर दिया। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये आर से आपका क्या? राइबोसोम हो गया। अब आते हैं केंद्रक। केंद्रक जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, ये एकदम सेंटर में होता है। ये क्या करता है? इन सभी को कंट्रोल करता है। ये ठेकेदार है, आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे ठेकेदार किसी काम को करवाने के लिए लेबर मिस्त्री लोगों को गाइड करता है कि तुम ये करो तुम वो करो, हर किसी को अपना काम बांट करके सबसे काम करवाता है ना, तो उसी तरह से ये न्यूक्लियस भी है। ये क्या करता है?
सभी को कंट्रोल करता है काम करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करता है, एनर्जी बनाने के लिए बोल देगा। गोल्गी का क्या करता है, परिवहन करता है एनर्जी का। और ये वैक्यूल्स क्या करता है, जल का स्टोरेशन मतलब वाटर का स्टोरेशन करता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम आपका प्रोटीन फैक्ट्री है। ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब केंद्रक, इसकी जो डिस्कवरी किए थे कौन, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किया था। अब देखिए, ये जो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने आपका न्यूक्लियस का आपका डिस्कवरी किया था, तो उन्होंने इसमें यह बताया कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है और क्या पाया जाता है, डीएनए और आरएनए पाया जाता है आपका। ओके, डीएनए और आरएनए आपका पाया जाता है किसके अंदर, इसी केंद्रक के अंदर। ओके, तो ये जो केंद्रक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। ओके, ये जो पूरा सेल का हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इसका क्या, ये ब्रेन है, मिडिल में एकदम आता है। ये क्या करता है, हर एक ऑर्गन को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, इन सभी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, सभी को अपने अपने फंक्शन करने के लिए गाइड करता है। और एक कंट्रोलर का काम करता है। न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोलर का काम करता है, कंट्रोल करता है, सभी को अपने काम को करने के लिए क्या करता है, कंट्रोल करता है। ना तो कोई ज़्यादा कर सकता है ना कोई कम, सबको अपने हिसाब से क्या करता है, काम करवाता है। अब देखिए, ये जो केंद्रक है इसके अंदर प्रोटीन कितना पाया जाता है, 80%, और डीएनए कितना पाया जाता है, 10%। ओके, प्रोटीन 80% पाया जाता है और डीएनए 10% पाया जाता है। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए, राइबोसोम को पैलाडे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने खोजा था। ओके, राइबोसोम की डिस्कवरी किसने किया था, पैलाडे नाम के साइंटिस्ट ने। और इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और ये क्या करता है, आपका जो 70 ईयर्स होते हैं, छोटा आपका बोला जाता है उसको। और इसको कहाँ पर पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। और ये 80 ईयर्स वाला ये आपका बड़ा साइज का होता है। और इसके किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। केंद्रक, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी क्या किया था, खोज किया था। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए। ओके, और ये न्यूक्लियस करता क्या है, पूरे सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। ये पूरी सेल का क्या है, ब्रेन है। केंद्रक के अंदर प्रोटीन 80% और डीएनए 10% पाया जाता है। ओके, आइए दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। और इसकी जो डिस्कवरी किए थे वो कौन साइंटिस्ट किए थे, डी डुबे साहब ने किया था। लाइसोसोम की खोज किसने किया था, डी डुबे साहब ने। लाइसोसोम हमारे सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, जो कि इसके अंदर क्या रहता है, जल अपघटक एंजाइम होते हैं। जल अपघटक एंजाइम मतलब इसके पास एक ऐसा लिक्विड पार्ट होता है जो कि क्या करता है, जो भी सेल का ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो जाता है, डेड हो जाता है, तो उसको वो क्या करता है, ख़त्म करने में हेल्प करता है। ओके, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम। ओके, अब ये देखिए, कोशिका का पाचन, ये जो कोशिका के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी का, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सब जो हैं आपके, ये जितने भी हैं, जब इन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो इनको ये क्या करता है, ख़त्म करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। मतलब इन सबको पचाता कौन है हमारी बॉडी के अंदर, जब ये मर जाते हैं तो यही लाइसोसोम ही क्या करता है, सबको पचाता है, डाइजेस्ट करता है। और इसको हम लोग सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं, लाइसोसोम को। सुसाइड बैग का कहने का मतलब क्या है, देखो लाइसोसोम एक आप कह सकते हैं ना कि इन सब में सबसे पावरफुल है। हालांकि जो न्यूक्लियस है ये क्या करता है, सभी को कंट्रोल करता है, बट इसका जो मेन आप इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, लीडर है। ये अगर चाहेगा ना तो ये सबको ख़त्म करके सबका सत्यानाश कर देगा। सपोज दैट माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, गोल्गी का उस एनर्जी को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, वैक्यूल्स वाटर स्टोर करता है, सेंट्रोसोम क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर सेल डिवीजन करता है, तो ये राइबोसोम आपका प्रोटीन निर्माण करता है बॉडी में। तो ये सबका जो फंक्शन है, सपोज करिए ये सब एक दूसरे से नाराज़ हो गए और आपका ये सब अपना क्या करिए, हड़ताल पे बैठ गए कि हम लोग अपना काम ही नहीं करेंगे। ओके, तो न्यूक्लियस ये जो आपका क्या है, कंट्रोलर है, ये सबको समझाते समझाते थक जाएगा, कहेगा भैया काहे काम नहीं करो, काहे काम नहीं कर रहे हो, ये सब करें, हम काम ही नहीं करेंगे, हमारा मन ही नहीं है। तो ये क्या करेगा, जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम क्या करता है, ये न्यूक्लियस इससे बोलता है
कि भैया देखो ये सब काम नहीं कर रहे हैं, हम क्या करें। तो ये जो लाइसोसोम है ये न्यूक्लियस से कहता है कि तुम्हारा काम है, तुम समझाओ, तुम्हारा ही तो सब ऑर्डर मानते हैं। तो जब ये लाइसोसोम गुस्सा हो जाता है ना, जब कोई अपना काम नहीं करता है तो लाइसोसोम क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। अब ये जब गुस्सा हो जाएगा ना तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जितना भी जल अपघटक एंजाइम है ना अपने आप को पूरा एकदम फाड़ देगा। फाड़ के क्या करेगा, ना हम रहेंगे ना किसी को रहने देंगे। ओके, ना हम रहेंगे ना किसी को रहने देंगे। पूरा जो आपका जल अपघटक एंजाइम है ना ये सभी के ऊपर क्या करता है, छिड़क देता है, सबके ऊपर छिड़क देता है। और सब क्या हो जाते हैं, सब खत्म होकर पूरे बॉडी में पच जाते हैं, सबका काम खत्म हो जाता है। तो ये जो लाइसोसोम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो भी आपके ऑर्गन्स जो कि डेड हो जाते हैं उनको ख़त्म करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम ही करता है। ओके, अब देखिए जो हमारा आरबीसी होता है ब्लड के अंदर, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ओके, आरबीसी के अंदर ये लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसलिए जब आरबीसी 120 डे के बाद जब इसकी डेड हो जाती है, राइबोसोम का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। जब 120 दिन के बाद राइबोसोम मर जाता है तो ये क्या करता है, पूरी बॉडी में से घूमता रहता है। लेकिन इसके अंदर अगर लाइसोसोम होता तो इसको ख़त्म कर देता, लेकिन इसके अंदर लाइसोसोम नहीं होने की वजह से ये आरबीसी पूरे बॉडी में मूव करता रहता है मरने के बाद। और जो हमारा स्प्लीन है, प्लीहा जिसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी तिल्ली, जो यहाँ पर आपका बाएं साइड में नीचे होता है, ये क्या करता है, इसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है इस आरबीसी को जो कि मर गया है, और उसको वो क्या करता है, डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देता है। तो ये लाइसोसोम एटम बम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर अपने आप को फाड़ देगा ना तो सबको ही आट लगा देगा, मतलब सबको ये ख़त्म करके ही मानेगा। तो एक बार फिर से देखते हैं, लाइसोसोम की डिस्कवरी डी डुबे साहब ने किया था। जल अपघटक के रूप में इसके पास एक एंजाइम होता है जो कि एक आपका बहुत ही विनाशकारी होता है, जो कि इसके अंदर सेल डिवीजन के अंदर जितने भी आपके ऑर्गन है ये क्या करता है, इसको ख़त्म करने का पावर रखता है। कोशिका का पाचन करता है, जितने भी आपके ऑर्गन दिख रहे हैं, जितने भी वैक्यूल्स, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सभी को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, पचाता है। सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है, एटम बम भी इसको बोलते हैं। और इसके अंदर जो आरबीसी है इसके अंदर आपका लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ओके, चलिए दोस्तों, सेल जो चैप्टर है ये काफ़ी बड़ा है, अब हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।